दुनिया के सबसे बड़े समुद्र के बीच में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जहां एक ऐसी जेल है जिसमें सैकड़ों बेकसूर कैदियों को कैद करके रखा गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि जेल के आसपास कोई बॉर्डर सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि कोई गार्ड भी नहीं था। कैदी चाहते तो अपनी मर्जी से अपने सेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन फिर भी अब तक जितने भी कैदी यहाँ आए हैं वे नर्क जैसी सजा सहने के बाद भी इस जगह से भाग नहीं पाए, क्योंकि इस जगह से जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक सिर्फ नदी और बर्फ का ढेर ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता उसे मरना पड़ता था। लेकिन अचानक ही एक दिन इस जेल में आर्लिन नाम का एक अनाथ लड़का आता है जो अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करता था कि वह अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ से भागने का फैसला लेता है और वो जेल के कुछ कैदियों को अपना साथी बना लेता है। इसके बाद एक टूटी हुई नाव से वे जेल से भागने की एक रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन आखिरकार उनके साथ क्या होता है? क्या वे इस भयानक यात्रा को खत्म करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? वही हम देखेंगे आज की इस शानदार मूवी की कहानी में। तो चलिए चलते हैं जेल से भागने की इस खूंखार कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है एक विशाल समुद्र के बीच से जो नॉर्वे में स्थित था, और समुद्र के ठीक बीचों बीच हम एक जहाज देख पाते हैं जिस पर बहुत ही कम उम्र के दो लड़के खड़े थे, जिनमें से एक का नाम आर्लिन था और दूसरे का नाम इवार। उन दोनों में से आर्लिन एक कुशल नाविक था, लेकिन दूसरी तरफ इवार आर्लिन से बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव का था, इसलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। दूसरी तरफ आर्लिन भी थोड़ा शांत स्वभाव का होने के बावजूद बहुत ही गुस्सैल इंसान था, यहाँ तक कि वो अपनी आंखों के सामने कभी कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो कुछ ही देर में देखा जाता है कि आर्लिन का जहाज एक द्वीप पर पहुंचता है। दरअसल इस द्वीप पर एक बहुत ही भयानक जेल है। अब जहाज के उस द्वीप पर पहुंचने के बाद नॉर्वे के सैनिक आर्लिन और इवार को उस जेल में ले जाते हैं, और ये जेल मुख्य रूप से आर्लिन की उम्र के लड़कों के लिए ही बनाई गई है। जो भी किसी तरह का अपराध करते उन्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया जाता था, और आर्लिन तथा इवार को एक खास अपराध के लिए यहाँ लाया गया है। तो आर्लिन और इवार दोनों दोस्त जब जेल के अंदर दाखिल हो रहे थे, ठीक तभी यहाँ का वार्डन उन पर नजर डालता है जिसका नाम बेस्टन था। बेस्टन के सामने ओलिव नाम का एक कैदी खड़ा था। तो बेस्टन यहाँ ओलिव से आर्लिन और इवार को दिखाकर कहता है कि ओलिव उन दोनों पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ओलिव असल में जेल का सबसे पुराना कैदी है। वो लगभग 6 साल से यहाँ है, लेकिन अब सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही वो यहाँ से रिहा होने वाला है। अब दूसरी तरफ हम आर्लिन और इवार को देख पाते हैं। वे दोनों जेल में घुसते ही यहाँ के हाउस फादर के पास आते हैं जो इस जेल की हर चीज पर नजर रखता है। वो यहाँ उन दोनों से कहता है कि यहाँ किसी भी तरह का गेम खेलना सख्त मना है, यहाँ तक कि जिसे जो काम दिया जाएगा उसे चुपचाप वही काम करना होगा। काम के समय एक दूसरे से कोई बात नहीं की जा सकती, और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसके लिए सख्त सजा है। अब टॉम यहाँ उन दोनों को 2 कोड नेम दे देता है। यहाँ इवार को कोड नंबर दिया जाता है C5 और आर्लिन का कोड नंबर दिया जाता है C9। इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाकर उनके बाल काट दिए जाते हैं और उन्हें पूरी तरह से कैदियों जैसा बना दिया जाता है। इसके बाद टॉम यहाँ आर्लिन को सीधे यहाँ के वार्डन बेस्टन के सामने ले जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक इस जेल में जितने भी कैदी आए हैं उनमें सबसे बड़ा अपराधी आर्लिन है, क्योंकि आर्लिन ने मर्डर किया है। लेकिन यहाँ बाकी जितने कैदी हैं उन सभी को छोटे मोटे अपराधों के लिए लाया गया है। इसके बाद बेस्टन यहाँ आर्लिन से उसका कोड नंबर पूछता है। आर्लिन बताता है C9। बेस्टन तब उससे कहता है कि तुम्हारे सी ग्रुप के जितने कैदी हैं उन सब की देखभाल की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे पुराने कैदी ओलिव को दी गई है, इसलिए ओलिव तुम्हें जिस तरह से चलाएगा तुम बिल्कुल वैसे ही चलोगे। आज से ओलिव तुम्हारा लीडर है। इसके बाद बेस्टन की बात खत्म होने पर आर्लिन वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि वहां का एक गार्ड सभी कैदियों को बाहर लाकर लाइन में खड़ा कर देता है, और वहां उन सबको ये समझा रहा था कि किसे यहाँ कौन सा काम करना है। यहाँ कुछ कैदियों को मिट्टी साफ करने का काम दिया जाता है, तो कुछ कैदियों को पत्थर साफ करने का काम दिया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ C9 ही एक ऐसा ग्रुप था जिसे बहुत मेहनत वाला काम दिया जाता है। उनका काम था अलग अलग अच्छी जगहों की मिट्टी ढूंढकर वैन में भर कर लाना। तो C9 के सभी लोग तब अलग अलग अपना अपना काम करने चले जाते हैं। लेकिन आर्लिन को यहाँ अकेले नहीं जाने दिया जाता। आर्लिन के साथ ओलिव को भेजा जाता है, क्योंकि टॉम यहाँ बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आर्लिन असल में बहुत चालाक कैदी है। अब सब यहाँ चुपचाप सही तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन देखा जाता है कि आर्लिन यहाँ कोई काम नहीं कर रहा था। और एक मोड़ पर आकर वो ओलिव से कहता है
मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ कोई रोक कर नहीं रख सकता। कुछ ही दिनों में मैं इस जगह को छोड़कर जैसे तैसे भाग जाऊंगा। हालांकि ओलिव बहुत अच्छी तरह जानता है कि जेल से भागना बिल्कुल नामुमकिन काम था, फिर भी उसे आर्लिन के चेहरे और आंखों में एक अलग तरह का जुनून दिखाई दिया था। इसलिए वो यहाँ उसे सावधान करते हुए कहता है, तुम इस जगह से ठीक तभी बाहर निकल पाओगे जब यहाँ की कमेटी तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत देगी, जो तुम्हें कई सालों तक नहीं मिलने वाली। और अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस विशाल समुद्र को तैरकर पार करना होगा, और समुद्र के ठंडे पानी में थोड़ी दूर जाते ही तुम मर जाओगे। यहाँ तक कि इस द्वीप के आसपास कहीं कोई बोट भी नहीं है जिसके जरिए तुम यहाँ से भाग सको। इसलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करते ही तुम्हारी मौत तय है। लेकिन आर्लिन यहाँ ओलिव की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम आर्लिन के दोस्त इवार को देख पाते हैं। इवार के साथ जो काम कर रहे थे वे सब काफी अच्छा काम कर पा रहे थे, लेकिन इवार उन सब में बहुत ज्यादा कमजोर था। वो ठीक से पत्थरों को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसे में एक गार्ड आकर उससे कहता है कि लॉन्ड्री एरिया में एक आदमी की जरूरत है, इसलिए वो इवार को वहां जाकर काम करने को कहता है। दूसरी तरफ हम आर्लिन को देख पाते हैं। आर्लिन यहाँ की पूरी जगह घूम घूम कर देख रहा था, और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूर एक लकड़ी का कमरा दिखाई देता है जो लॉक बंद था। इसके बाद वो थोड़ा पास जाकर देखता है कि उस कमरे के अंदर एक बोट रखी है, लेकिन पूरी बोट को बहुत मोटे मोटे लोहे की जंजीरों से बांधकर रखा गया है। आर्लिन यहाँ सब कुछ ध्यान से देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस बोट को बाहर निकालना मुमकिन है या नहीं। लेकिन ठीक तभी वहाँ एक महिला गार्ड आ जाती है जिसका नाम ऑस्टिन था, और ऑस्टिन यहाँ आर्लिन की इन सारी हरकतों को देखकर सबको ये बात बताने के लिए तेजी से वहाँ से चली जाती है, और वो वहाँ के हाउस फादर टॉम को जाकर ये बात बता देती है। टॉम इस बात पर आर्लिन से बेहद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि काम की जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना यहाँ के नियमों के खिलाफ था। इसलिए टॉम तब आर्लिन को अपने पास बुलाकर उसे एक बहुत मजबूत लाठी से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन देखा जाता है कि टॉम यहाँ उसे मारते मारते थक जाता है, पर आर्लिन का वहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। इसलिए एक मोड़ पर टॉम उसे खुद ही छोड़ देता है, और वो उसे आखिरी बार चेतावनी देता है। इसके बाद देखा जाता है कि इस जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं वे सब यहाँ के नियम कानूनों का पालन करते हैं। वक्त पर खाना पीना, वक्त पर सोने जाना और गार्ड्स के ऑर्डर के मुताबिक काम करना। लेकिन यहाँ सिर्फ आर्लिन ही अकेला ऐसा कैदी था जो यहाँ किसी से नहीं डरता था। यहाँ तक कि वो यहाँ किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन उसे देखकर साफ समझा जा सकता था कि यहाँ की हर चीज़ पर उसे बहुत गुस्सा और नफरत है। इसके बाद उस दिन रात के वक्त सभी कैदी सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि सभी कैदी जब एक एक करके वॉशरूम में फ्रेश हो रहे थे, ठीक तभी वहाँ आर्लिन आ जाता है। और आर्लिन भी यहाँ अपने तरीके से फ्रेश होने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ एक लड़का जानबूझकर बार बार उसके सामने आ रहा था, और यही काम वो लड़का बार बार कर रहा था, जिसकी वजह से आर्लिन एक मोड़ पर आकर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो साथ ही वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है, और वो तब उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। और आर्लिन के एक ही घूंसे में लड़का वहाँ गिर पड़ता है। इसके बाद आर्लिन फ्रेश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि सभी कैदियों को एक क्लास में लाया गया है। असल में ये सब चूंकि बहुत कम उम्र के कैदी थे, इसलिए यहाँ उनके लिए अलग से पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया गया था। तो इस क्लास के सभी लोगों को बहुत तेज तेज एक कहानी पढ़ने के लिए कहा जाता है। देखा जाता है कि गार्ड के कहने के मुताबिक सब यहाँ तेज तेज पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ आर्लिन ही यहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठा था। इधर ये बात देख पाता है ओलिव, इसलिए ओलिव तब आर्लिन को बचाने के लिए खुद उसे यहाँ कहानी पढ़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से आर्लिन आज जैसे तैसे सजा के हाथ से बच जाता है। इधर हम आर्लिन को देख पाते हैं जो अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर बैठा था, और ये चिट्ठी मुख्य रूप से उसकी बहन ने उसे भेजी थी, लेकिन आर्लिन यहाँ चिट्ठी पढ़ नहीं रहा था। ऐसे समय में ओलिव उसके पास आकर कहता है, तुम चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आर्लिन तब उसे बताता है कि वो असल में पढ़ना जानता ही नहीं है, तब क्लास के अंदर इसीलिए वो चुपचाप बैठा था। आर्लिन की बात सुनकर ओलिव तब आर्लिन को वो चिट्ठी पढ़कर सुना रहा था, जहाँ उसकी बहन ने उसे लिखा था, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो भैया, हर एक दिन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे की याद आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे नहीं पता तुम जहाज़ लेकर कितनी दूर गए हो, अभी तक तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं हर एक पल तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पता है तुम अपने जहाज़ का काम ख़त्म करके बहुत जल्द मेरे पास वापस आओगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहन की ऐसी चिट्ठी पाकर आर्लिन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ओलिव यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि वो यहाँ आर्लिन से कहता है कि उसने अपनी बहन को सच क्यों नहीं बताया कि वो जेल में है।
इसके बाद ओलिव यहाँ आर्लिन को सलाह देता है। वो आर्लिन से कहता है, तुम अब से अपना व्यवहार बदल लो। यहाँ जिस तरह कहा जाता है बिल्कुल वैसे ही चलो, कोई नियम कानून मत तोड़ो। इससे देखना तुम्हारी सज़ा काफ़ी कम हो सकती है। इससे तुम जल्दी ही इस जगह से बाहर निकल पाओगे। लेकिन आर्लिन के दिमाग में दूसरा ही प्लान चल रहा था। वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर भाग जाए। इसलिए वह मन ही मन यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। अब उस दिन रात के वक्त देखा जाता है कि इवार ठीक से सो नहीं पा रहा था, जो बात फिर ओलिव ने नोटिस की थी। और अब तो इवार यहाँ लेटे लेटे बहुत रो रहा था। इसलिए अगले दिन सुबह ओलिव इवार के पास आता है और वो उससे जानना चाहता है कि उसे क्या हुआ था। लेकिन इवार यहाँ उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद देखा जाता है टॉम सभी कैदियों को फिर से बाहर लाकर लाइन में खड़ा कर देता है और वो एक एक करके सबके कान, आंख, नाक, मुंह ये सब चेक करने लगता है। लेकिन ये सब देखकर आर्लिन को बहुत चिढ़, इरिटेशन हो रही थी। तभी आर्लिन देखता है कि उसकी छोटी बहन ने उसे जो चिट्ठी दी थी उस चिट्ठी को सब मिलकर पढ़ रहे हैं और वे सब मिलकर बहुत हंस मजाक कर रहे हैं। इसीलिए आर्लिन उन सब के ऊपर बेहद गुस्से में आ जाता है और जिस लड़के के हाथ में चिट्ठी थी वो उस लड़के के पास जाकर उसे बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। हालांकि इवार और ओलिव ये देखकर उसे रोकने जाते हैं, जिससे वे भी फाइट में शामिल हो जाते हैं और यहाँ आर्लिन कई लोगों को मारकर घायल कर देता है। इसलिए यहाँ का वार्डन आर्लिन, इवार और ओलिव को सेल में भेज देता है और सेल के अंदर इस तरह फाइट करने के लिए वो उन्हें फिर से सजा देता है। और इस बार उनकी सजा और भी ज्यादा सख्त थी। उन्हें नंगे पैर तब तक बर्फ के द्वीप पर दौड़ना होगा जब तक उनके पैरों की चमड़ी पूरी तरह उधड़ न जाए। लेकिन उनकी सजा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बर्फ पर दौड़ने के बाद उन तीनों से बहुत बड़े बड़े पेड़ कटवाए जाते हैं और उन्हें घसीट घसीट कर एक जगह हटाकर रखना पड़ता है। यहाँ तक कि ये सब करते करते उन्हें बहुत तेज भूख लग गई थी। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी आज उन्हें कोई खाना नहीं दिया जा रहा था। कुछ देर बाद हालांकि उन्हें खाना दिया जाता है, लेकिन वे कई दिन पुराने बासी और सड़े हुए खाने थे। पर सख्त भूख की वजह से वे तीनों मिलकर वही खाना खा लेते हैं। लेकिन आर्लिन यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ पाता है कि जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि इस तरह यहाँ जिंदगी बिताना मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ देखा जाता है कि आर्लिन जानबूझकर एक काम कर बैठता है। वो यहाँ पेड़ काटते काटते ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ऐसा नाटक करता है जैसे ये गलती से हो गया हो। इसके बाद उस ब्लेड का एक टुकड़ा वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद आर्लिन जब अपने बिस्तर पर सोने जाता है तब वो उस ब्लेड को छिपाकर रख रहा था। लेकिन ओलिव ये देख लेता है और वो समझ जाता है कि आर्लिन असल में क्या करने जा रहा है। इसलिए ओलिव यहाँ आर्लिन से कहता है, क्या तुम जानते हो, मैं भी एक बार तुम्हारी ही तरह यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ही कम समय में मैं उनके हाथों पकड़ा गया और मुझे इसके लिए सख्त सजा भुगतनी पड़ी। तब मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसके बाद से इतने सालों से मैं यहाँ जेल काट रहा हूँ, लेकिन कभी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए मैं तुमसे भी कहूँगा कि ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनकर आर्लिन इस बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि वो ओलिव से एक चिट्ठी लिखवा लेना चाहता है जो वो अपनी छोटी बहन को भेजेगा। इसके बाद आर्लिन यहाँ ओलिव को बता रहा था कि चिट्ठी में क्या क्या लिखना होगा। वो यहाँ उससे कहता है कि उसकी छोटी बहन ने असल में अपनी आंखों से शार्क के बारे में कभी कुछ नहीं देखा है, लेकिन शार्क्स पर उसका बहुत इंटरेस्ट था। शार्क्स की कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद है और खुशकिस्मती से आर्लिन चूंकि एक नाविक बन पाया था, इसलिए उसे कई बार विशाल शार्क्स देखने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए वो शार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसलिए वो अपनी बहन के लिए एक शार्क की कहानी लिखना चाहता है, जिसे उसकी बहन पढ़ेगी तो शायद बहुत खुश हो जाएगी। ये सब सुनकर ओलिव तब उसे उसकी बात के मुताबिक एक चिट्ठी लिख देता है। इसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि आर्लिन, ओलिव और इवार की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी होने लगती है। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि सभी कैदियों को फिर से एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और रोज की तरह आज भी सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है। और इवार को फिर से वही लॉन्ड्री का काम दिया जा रहा था, लेकिन इवार आज सबके सामने गार्ड को बताता है कि वो अब लॉन्ड्री का काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो पत्थर उठाने का काम करना चाहता है। हालांकि पत्थर के काम से लॉन्ड्री का काम बहुत आसान था, फिर भी इवार की ऐसी बात सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और आर्लिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि इवार ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब सभी कैदी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम इवार को देख पाते हैं। इवार यहाँ काम करते करते जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। इसलिए आर्लिन और ओलिव तब उसे तुरंत हॉस्पिटल सेक्टर ले जाते हैं। लेकिन आर्लिन यहाँ अपने खुद के प्लान के मुताबिक काम करता जा रहा था।
वो मौका पाकर हॉस्पिटल के एक ऐसे सेक्टर में चला जाता है जहां यहाँ की चाबियां रखी हुई थीं। आर्लिन तब वहां से एक चाबी चुरा लेता है। अब उस दिन रात के वक्त हम आर्लिन को क्लार्क नाम के एक लड़के के साथ देख पाते हैं। क्लार्क के साथ भी आर्लिन के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। तो रात के वक्त उन्हें बहुत भूख लगने की वजह से वे द्वीप में उगने वाला एक जहरीला फूल खा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनका एक प्लान था। असल में ये सब करके वे किसी न किसी तरह बीमार पड़ना चाहते हैं, क्योंकि बीमार पड़ते ही उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाएगा और अस्पताल की चाबी तो पहले से ही आर्लिन के पास मौजूद है। इसलिए मौका मिलते ही वे इस जगह को छोड़कर भाग सकेंगे और वे अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। अब अस्पताल में कई घंटे बीत जाने के बाद जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब आर्लिन बिस्तर से उठ जाता है। इसके बाद वो क्लार्क को भी नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जहरीले फूल का असर उसके शरीर से अभी तक नहीं गया था, इसलिए वो गहरी नींद में डूबा हुआ था। इसीलिए आर्लिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे उठा नहीं पाता। इधर आर्लिन की आहट सुनकर इवार जाग जाता है, लेकिन आर्लिन ये बात समझ नहीं पाता। उसके पास जो अस्पताल के दरवाजे की चाबी थी, वो उसी चाबी से अस्पताल का दरवाजा खोल रहा था। बहुत सावधानी के साथ वो दरवाजा खोलकर जैसे तैसे बाहर निकल जाता है और वो दौड़कर सीधे उस लकड़ी के कमरे के पास आ जाता है जहां उसने एक बहुत बड़ी नाव जंजीरों से बंधी हालत में देखी थी। हालांकि वहां का दरवाजा बहुत मोटे लोहे की जंजीरों से बंद था, लेकिन आर्लिन अपने पास वो ब्लेड का टुकड़ा रखे हुए था, इसलिए वो उस ब्लेड के टुकड़ों से जंजीरों को काटना शुरू कर देता है। और जब उसका काम लगभग होने ही वाला था, ठीक तभी उसके पीछे इवार आ जाता है और इवार यहाँ आर्लिन से कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं असल में काफ़ी दिनों से भागने का प्लान बना रहा था। लेकिन आर्लिन तब इवार से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी बहुत छोटे हो और यहाँ से भागने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। टूटी हुई नाव से इतने विशाल समुद्र को पार करना कोई खेल नहीं है। इसमें किसी भी वक्त मेरी मौत भी हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर कभी मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। लेकिन इवार यहाँ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वो यहाँ उससे कहता है, तुम दया करके मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। तुम खुद भी नहीं जानते कि मुझ पर यहाँ कितना अत्याचार किया जाता है और मैं इस भयानक अत्याचार से मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन इवार यहाँ आर्लिन को पूरी बात खुलकर नहीं बताता, जिसकी वजह से आर्लिन उसकी इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि वो इवार से थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाने को कहता है। इवार तब मजबूर होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात टॉम से हो जाती है। टॉम को देखकर इवार बहुत डर जाता है। इसके बाद टॉम यहाँ उसे डरा धमकाकर जानना चाहता है कि वो इतनी रात को कहाँ गया था, और इवार चूंकि बहुत सीधा साधा लड़का था, इसलिए वो यहाँ डर के मारे सारा सच उगल देता है। वो बता देता है कि आर्लिन यहाँ से भाग रहा है। टॉम तब तुरंत वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है और जेल के सभी गार्ड्स और ऑफिसर्स तुरंत दौड़कर आते हैं। वे सीधे आर्लिन को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आर्लिन पहले ही उस लोहे की जंजीर को तोड़कर वहाँ रखी पुरानी नाव लेकर भाग चुका था। सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनमें से कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने कम समय में आर्लिन इतनी बड़ी नाव लेकर कैसे भाग गया। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि जेल का वार्डन सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और वो यहाँ सबको संबोधित करते हुए कहता है, आर्लिन यहाँ का पहला कैदी है जो हमारी आंखों में धूल झोंककर इस जगह से भागने में कामयाब रहा है। लेकिन यहाँ से जिंदा लौटना इतना भी आसान नहीं है। आज तक जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की है, उसे या तो मरना पड़ा है या फिर हमारे हाथों पकड़ा जाना पड़ा है। वार्डन असल में ये सारी बातें कहकर बाकी कैदियों को सावधान कर रहा था। इसके बाद देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे आर्लिन की बात सब भूल जाते हैं। जेल में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब एक दिन सुबह जब जेल के कैदी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, ठीक तभी उन्हें बाहर कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं जो एक लड़के को घसीटते हुए जेल की तरफ ला रहे थे। इधर ओलिव यहाँ ध्यान से देखकर समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्लिन है। यानी आर्लिन भी आखिरकार भागने में नाकाम रहा। इतने दिनों बाद गार्ड्स ने उसे पकड़ ही लिया, क्योंकि यहाँ से भागने का रास्ता बहुत लंबा था। अब ओलिव यहाँ गौर करता है कि आर्लिन के दोनों पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। इसका मतलब आर्लिन बहुत दूर तक निकल चुका था। लेकिन आर्लिन को देखकर ओलिव बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अब आर्लिन के साथ असल में क्या किया जाएगा। अब कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि आर्लिन को सजा देने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। इसके बाद आर्लिन की पीठ पर कुछ कोड़े निशान मारे जाते हैं और आर्लिन के ग्रुप का लीडर चूंकि ओलिव था,
इसलिए ओलिव के हाथ में एक बेत देकर आर्लिन को जी भरकर पीटने के लिए कहा जाता है। उसे तब तक पीटना होगा जब तक कि आर्लिन का पूरा शरीर लहूलुहान न हो जाए। और ओलिव को शुरू से इसी बात का डर था, लेकिन अब उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मजबूर होकर उसे सबके सामने आर्लिन को मारना पड़ता है। अब सजा खत्म होने पर आर्लिन जब अपने सेल में लौटता है तब वो बहुत गुस्सा होकर ओलिव से कह रहा था, तुम असल में एक कायर हो, सही और गलत के बीच तुम कोई फर्क ही नहीं कर सकते। तुम अपने स्वार्थ के लिए वे लोग जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही चलते हो। क्या तुमने कभी यहाँ होने वाले अन्याय का विरोध किया है? और तुम तो यकीनन ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ जितने भी कैदी हैं उनके अपराध बहुत मामूली थे, फिर भी उन्हें यहाँ लाकर इतनी सख्त सजा दी जा रही है। मैं मानता हूँ कि मेरा अपराध सबसे बड़ा है, मैंने एक इंसान का खून किया है, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने जिसका खून किया है उसे क्यों मारा है? क्योंकि उस इंसान ने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसा कुछ किया था जिसे मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। इसलिए उस इंसान को मारकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ उससे भी ज्यादा नीच और गंदे लोग मौजूद हैं। सच सच बताओ, क्या तुम ये नहीं जानते कि टॉम यहाँ के कैदियों के साथ गंदे काम करता है? क्या तुम जानते हो कि इवार के यहाँ आने के बाद से टॉम उस पर कितना अत्याचार कर रहा है? उसे लगातार लॉन्ड्री रूम में ले जाकर उस पर बहुत जुल्म ढाता है, जिसकी वजह से इवार बहुत बीमार पड़ गया है। यहाँ तक कि डर के मारे वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाया। फिर भी उसने बार बार लॉन्ड्री रूम का काम बदलवाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम उन्हीं नीच लोगों के प्यादे बनकर काम कर रहे हो? तुम्हें सचमुच शर्म आनी चाहिए। लेकिन आर्लिन की ये सारी बातें सुनकर ओलिव दंग रह जाता है, क्योंकि वो सच में नहीं जानता था कि जेल के अंदर इतने घिनौने काम हो रहे हैं। इसलिए ओलिव तब तुरंत जेल के वार्डन के पास जाता है और वो वार्डन को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन वार्डन यहाँ उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वह उसे जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने को कहता है। और वो उसे चेतावनी भी देता है कि ये सब बातें वो कभी किसी से न कहे। लेकिन ओलिव यहाँ किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो सीधे इवार के पास जाता है और वो उससे वार्डन के पास चलकर सारा सच बोलने को कहता है, क्योंकि शायद तभी वार्डन उसकी बात पर भरोसा कर पाए। इसके अलावा उसकी बॉडी चेक करते ही सब सबूत मिल जाएंगे। लेकिन इवार इतना डरा हुआ लड़का था कि वो ओलिव को मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने इन बातों को लेकर ज्यादा झमेला किया तो उसकी सजा और बढ़ जाएगी और उसे ये भयानक अत्याचार कई दिनों तक सहना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद देखा जाता है कि इवार के पास खुद वार्डन आता है और वो उससे जानना चाहता है कि क्या लॉन्ड्री रूम में उसके साथ सच में कोई गलत काम हुआ है। लेकिन इवार इतना डरा हुआ था कि वो यहाँ पूरी बात से इनकार कर देता है। लेकिन उसकी बातों और उसके चेहरे का खौफ देखकर वार्डन समझ जाता है कि उसके साथ लॉन्ड्री रूम में सच में कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए वो तुरंत उसका काम बदल देता है। वो उसे लॉन्ड्री रूम के बजाय बाहर काम करने को कहता है। इवार बहुत खुश हो जाता है और वो सबके साथ मिलकर बाहर काम करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक दूसरा गार्ड आकर उसे बताता है कि उसे अभी लॉन्ड्री रूम में बुलाया गया है। इवार फिर से बहुत डर जाता है और वो इस बार फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में अब लॉन्ड्री रूम नहीं जाएगा। इसलिए वो सीधे पैदल चलते चलते समुद्र की तरफ निकल जाता है। इधर सभी कैदी दिन भर का काम खत्म करने के बाद जब एक जगह बैठकर आराम कर रहे थे, ठीक तभी आर्लिन को यहाँ एक लड़के के हाथ में एक घड़ी दिखाई देती है और ये घड़ी असल में इवार की थी। इवार इस घड़ी को अपने से कभी अलग नहीं करता था, इसलिए आर्लिन थोड़ा हैरान होता है। तब वो लड़का उसे बताता है कि ये घड़ी उसे काम करते वक्त जंगल के बीच रास्ते में मिली थी। तभी आर्लिन गौर करता है कि उसने काफी समय से आसपास कहीं इवार को नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और वो दौड़कर इवार को ढूंढने लगता है। इसके बाद आर्लिन जब समुद्र के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि इवार अब उनके बीच नहीं रहा। उसकी लाश समुद्र के पानी में तैर रही थी, यानी इवार ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। लेकिन आर्लिन ये बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो तुरंत जाकर इवार की लाश को ओलिव के साथ घसीटकर बाहर लाता है और वो यहाँ चीख चीख कर रोते हुए इवार इवार पुकारने लगता है। और वो यहाँ सबको वार्डन को बुलाकर उसका इलाज करवाने को कहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इवार सचमुच उन सबको छोड़कर जा चुका था। हालांकि आर्लिन ये बहुत साफ साफ समझ जाता है कि इवार असल में किसकी वजह से मारा गया है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता। वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर अपने सेल में चला जाता है। इधर वार्डन इवार की मौत का पूरा मामला समझ चुका था, लेकिन अपनी जेल की इज्जत बचाने के लिए वो सभी कैदियों के पास आकर बताता है कि इवार असल में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन समुद्र में उतरते ही वो गहरे पानी में डूब गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन असली कहानी क्या थी, ये बात आर्लिन और ओलिव बहुत अच्छी तरह जानते थे। अब वे सब मिलकर जब लंच करने बैठते हैं तब देखा जाता है कि आर्लिन और ओलिव का मन बहुत ज़्यादा खराब था। असल में इवार उन दोनों का बहुत करीबी दोस्त था और उन्होंने आज तक कभी इस तरह किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं खोया था, इसलिए पूरी बात सोचकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। अब कुछ देर बाद वहाँ टॉम आ जाता है और टॉम को देखकर आर्लिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो तब सबके सामने खड़ा होकर टॉम के बारे में सबको सब कुछ बता देता है और वो खुद ही यहाँ टॉम को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। आर्लिन की ऐसी हिम्मत देखकर सभी कैदी अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहे थे, इसलिए यहाँ देखा जाता है कि एक एक करके हर कोई यहाँ टॉम को गालियाँ देना शुरू कर देता है और सब मिलकर उस पर तरह तरह की चीज़ें फेंक कर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर टॉम को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब इस सब के बाद आर्लिन खुद वार्डन के पास जाता है। असल में वो वार्डन को सब कुछ खुलकर बता देता है, जो कुछ भी उसे इवार ने बताया था। इधर वार्डन अब जेल का पूरा मामला समझ पा रहा था। वो रियलाइज कर पा रहा था कि जेल की हर चीज उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसलिए वो तब कोई और रास्ता ना पाकर टॉम के पास जाता है और वो टॉम से इन सब बातों के बारे में पूछने लगता है। लेकिन अजीब बात यह है कि टॉम यहाँ वार्डन को ही ब्लैकमेल करता है। वो उससे कहता है, अन्याय क्या सिर्फ यहाँ मैं कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? आप जो यहाँ का सारा पैसा अपने इलीगल बिजनेस में लगा रहे हैं और इन सब बातों की पूरी जानकारी मेरे पास मौजूद है। इसलिए अगर आप मेरे किसी काम में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे तो मैं उल्टा आपका नकाब उतारने पर मजबूर हो जाऊंगा। यानी असल में वार्डन या टॉम दोनों में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह देखा जाता है कि जेल के सभी कैदी एक एक करके खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि टॉम अपना सामान समेटकर यहाँ से जा रहा था। यह देखकर यहाँ के सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे काफी दिनों से यही चाहते थे। इसके बाद देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है और अचानक एक दिन देखा जाता है कि कमेटी की तरफ से जेल में कई बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं और वे जेल में हर चीज का मुआयना करने लगते हैं। असल में उनका मुख्य काम ही था यहाँ के हर एक कैदी को ध्यान से ऑब्जर्व करना और उनके चाल चलन पर नजर रखना, और उनके पास यहाँ जो लड़का सबसे सही लगेगा वे उसे यहाँ से रिलीज करने का इंतजाम करेंगे। इसके बाद देखा जाता है कि कमेटी के ऑफिसर्स हर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे और सब में ओलिव यहाँ बहुत अच्छा इंटरव्यू देता है। वो खुद को सही साबित कर पाता है, जिसकी वजह से ओलिव को रिलीज करने का फैसला लिया जाता है। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि ओलिव आखिरी बार आर्लिन को सावधान करने आता है ताकि आर्लिन फिर यहाँ से भागने की कोशिश न करे। इसके बाद उस दिन रात के वक्त ओलिव आर्लिन से कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ अच्छा बर्ताव करे, अपने गुस्से पर काबू रखे और यहाँ के नियम कानूनों का थोड़ा अच्छे से पालन करे, तभी आगे चलकर कमेटी आने पर उसे रिलीज किया जा सकता है। लेकिन आर्लिन को लग रहा था कि उसका अपराध यहाँ के बाकी सब लोगों से बहुत बड़ा है, इसलिए उसे शायद कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन ओलिव उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि हो सकता है उसकी ये सोच गलत हो। वो कमेटी के ऑफिसर को अगर सारा सच खुलकर बता दे कि वो अपराध करने पर क्यों मजबूर हुआ था, तो शायद उसका कोई रास्ता निकल आए। लेकिन तब तक उसे यहाँ चुपचाप रहना होगा, उसे अपनी छोटी बहन के बारे में सोचना होगा। ओलिव की ये बातें सुनकर आर्लिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। असल में एक साथ इतने दिन रहने की वजह से ओलिव और आर्लिन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए ओलिव के चले जाने पर वो बहुत अकेला पड़ जाएगा। अब अगले दिन सुबह ही ओलिव के जाने का दिन आ जाता है। ओलिव तब अपना सारा सामान समेट कर निकल रहा था और ओलिव जब सब लोगों से विदा लेकर जेल से बाहर निकलने ही वाला होता है, ठीक तभी वो देखता है कि टॉम फिर से वापस आ गया है। यानी वो परमानेंटली इस जगह से नहीं गया था, और ये देखकर ओलिव पूरी तरह दंग रह जाता है। यहाँ तक कि वो आर्लिन और बाकी कैदियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, इसलिए वो बहुत उदास मन से वहां से निकल रहा था और वो अपने साथ चल रहे एक गार्ड से पूछ रहा था, क्या टॉम सचमुच फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया है? वो गार्ड तब उससे कहता है कि वो सब कुछ जानता है। असल में जेल में जब जो कुछ भी होता है वो सब वार्डन और टॉम मिलकर ही करते हैं। टॉम जब यहाँ से गया था तब असल में सभी कैदी उस पर भड़के हुए थे और हालात पर काबू पाने के लिए ही शायद उसे कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया गया था, इसीलिए अब उसे दोबारा वापस लाया गया है। यह सब सुनकर ओलिव यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि जेल का असल में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, बल्कि ये सब मुख्य रूप से वार्डन और टॉम का ही प्लान था। और वो ये भी समझ जाता है कि टॉम फिर से कैदियों पर अत्याचार करने वाला है, इसलिए वो यहाँ फैसला लेता है कि जब तक वो टॉम को मार नहीं देता तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए वो दौड़कर आता है और टॉम की पिटाई करने लगता है। वो उसे यहाँ जी भरकर मारने लगता है
और जेल के सभी कैदी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां आर्लिन आ जाता है और आर्लिन यहाँ समझ जाता है कि ओलिव की इस हरकत की वजह से उन्हें फिर से जेल हो सकती है। इसलिए आर्लिन तब दौड़ कर आकर ओलिव को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे समय में वहां कुछ गार्ड्स आकर आर्लिन और ओलिव दोनों को पीटना शुरू कर देते हैं। इससे आर्लिन इस बार बेहद गुस्से में आ जाता है और वो भी अब ओलिव के साथ मिलकर गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन यहाँ गार्ड्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में ढेरों गार्ड्स आकर उन दोनों को मारते मारते बेहोश कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों को एक बहुत ही अंधेरे सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ न रोशनी थी न हवा, यहाँ तक कि हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी। तो आर्लिन और ओलिव यहाँ किसी तरह पूरी रात बिताते हैं। अब अगले दिन सुबह उस सेल में एक गार्ड आता है जो कि बहुत अच्छे दिल का इंसान था। इसलिए आर्लिन और ओलिव को देखकर उसे तरस आता है। इसीलिए वो वहाँ कुछ कहे बिना चुपचाप उनका लॉक खोलकर वहाँ से चला जाता है ताकि आर्लिन और ओलिव थोड़े अच्छे से हिल डुल सकें। हालांकि वो बाहर का लॉक नहीं खोलता। तो इसी तरह देखते ही देखते एक और दिन बीत जाता है। इसके बाद एक दिन सुबह देखा जाता है कि टॉम उस सेल में सबको देखने आता है, लेकिन अब उस सेल के अंदर एक भी लड़का नहीं था। इसलिए टॉम ये देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद वो जब सेल का लॉक खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक तभी देखा जाता है कि आड़ में छिपे हुए सारे लड़के बाहर आ जाते हैं और वे तुरंत टॉम पर हमला कर देते हैं। वे सब मिलकर जैसे तैसे टॉम से वहाँ की लॉकर की चाबी छीन लेते हैं। लेकिन ये करते वक्त ओलिव के पैर में बहुत तेज चोट लगी थी। फिर भी वो और उसके साथी यहाँ हार नहीं मानते। वे किसी तरह ताला खोलकर बाहर निकल आते हैं और वे टॉम को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ओलिव यहाँ उसे जान से मारने ही वाला था और आर्लिन उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन ओलिव उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इधर बाकी लड़के जब दूर से ये सब देखते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। इसलिए वे तब एक साथ मिलकर वहाँ के गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद वे वहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक खाना जुटा लेते हैं। इधर टॉम खुद की जान बचाने के लिए एक कमरे में घुसकर वहाँ का दरवाज़ा लॉक कर लेता है, लेकिन उस कमरे के अंदर वही गार्ड मौजूद था जिसने आर्लिन और ओलिव का लॉकर खोल दिया था। वो इस बार भी ओलिव और आर्लिन की मदद करना चाहता था, इसलिए वो एक बहुत बड़ी लाठी से टॉम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से इस बार वही होता है जो ओलिव चाहता था। ओलिव और बाकी कैदी यहाँ टॉम को बहुत सख्त सजा देकर मार डालते हैं। इसके बाद टॉम की लाश के साथ उस कमरे को भी जला देते हैं और ऐसा मंजर देखकर जेल का वार्डन बहुत डर जाता है। इसलिए वो खुद बचने के लिए एक जहाज की मदद से यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि सभी कैदी मिलकर यहाँ एक प्लान तैयार कर लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि वे एक साथ इस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए वे सब मिलकर तब ठीक वैसी ही एक नाव ढूंढकर निकालते हैं जैसी नाव लेकर आर्लिन यहाँ से भागा था। और ये नाव भी एक सुनसान पुरानी कोठरी में बंधी हालत में थी। इसलिए सभी लड़के मिलकर एक साथ उस नाव को जैसे तैसे बाहर निकाल लाते हैं। वे सब मिलकर नाव लेकर बहुत दूर चले गए थे, लेकिन ठीक ऐसे समय में वे गौर करते हैं कि समुद्र में एक जहाज पर सवार होकर ढेरों गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। तो इस विशाल जहाज को देखकर वे सब डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वे सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए ज्यादातर कैदी बहुत आसानी से उनके हाथों पकड़े जाते हैं। सिर्फ आर्लिन, ओलिव और क्लार्क नाम का एक लड़का ही भाग पाता है। इसके बाद वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह लगातार कई घंटों तक चलने के बाद वे सामने की तरफ एक हिरण देखते हैं। इससे वे तीनों बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर कभी कोई हिरण दिखाई नहीं देता। लेकिन अब चूंकि यहाँ ये हिरण आया है, इसका मतलब कड़ाके की ठंड से समुद्र का पानी जमकर बर्फ बन चुका है और शायद ऐसा कोई रास्ता बन गया है जिसके जरिए हिरण यहाँ आ पाया है। इसलिए वे भी इस हिरण की तरह इस जगह से अब बाहर निकल पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में ओलिव यहाँ आर्लिन और क्लार्क से कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता छोड़ दो, क्योंकि मेरे पैर में पहले से ही इन्फेक्शन हो चुका है। इसलिए मैं शायद तुम लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन आर्लिन यहाँ किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारना चाहता था। आर्लिन यहाँ ओलिव से कहता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ओलिव के बिना कहीं नहीं जाएगा। जीना होगा तो एक साथ जाएंगे और मरना होगा तो एक साथ मरेंगे। ये सब कहकर वो ओलिव का हौसला मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वे तीनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ठीक ऐसे समय में देखा जाता है कि उनके पीछे कई गार्ड्स आ जाते हैं और क्लार्क की बात समझकर एक अलग दिशा में दौड़ने लगता है ताकि गार्ड्स का ध्यान सीधे उसकी तरफ चला जाए और आर्लिन तथा ओलिव यहाँ से भाग सकें। हालांकि आर्लिन उसे ऐसा करने से बार बार मना कर रहा था, लेकिन क्लार्क उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद आर्लिन जैसे तैसे ओलिव को लेकर बहुत दूर आ जाता है।
लेकिन अब ओलिव के पैर की हालत इतनी खराब थी कि ओलिव अब किसी भी तरह पैदल नहीं चल पा रहा था। इसलिए ओलिव यहाँ पूरी तरह से हिम्मत हार देता है और वो आर्लिन से चले जाने को कहता है। आर्लिन यहाँ उसे 1000 बार मोटिवेट करने की कोशिश करता है, फिर भी ओलिव इस बार उठकर खड़ा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। इसलिए आर्लिन तब मजबूर होकर ओलिव को अपनी पीठ पर उठा लेता है। इसके बाद वो बहुत तकलीफ सहकर आगे बढ़ने लगता है। उसे कितनी भी तकलीफ हो, वो अपने दोस्त के बिना कहीं नहीं जाएगा। इस तरह और भी काफी रास्ता पार करने के बाद उनके सामने एक और खतरा आकर खड़ा हो जाता है। वे सामने की तरफ देखते हैं कि उनके सामने बर्फ की परत बहुत पतली है और आर्लिन अगर अब ओलिव को पीठ पर लादकर इस रास्ते पर चलने जाएगा तो वे दोनों ही बर्फ तोड़कर पानी के नीचे समा जाएंगे। इसीलिए फिर से वे दोनों थोड़ा थोड़ा रास्ता अलग अलग चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें भी देखा जा रहा था कि बर्फ में दरारें, क्रैक्स बन रही थीं। इसलिए वे अब रेंगते हुए घुटनों के बल रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती का मतलब मौत तय है। इसके बाद आर्लिन ओलिव को पहले जाने के लिए कहता है क्योंकि ओलिव के पैर में दिक्कत थी, इसलिए पीछे अगर उसे कुछ हो जाए। इसीलिए ओलिव धीरे धीरे बर्फ की उस पतली परत को पार कर लेता है। इसके बाद वो आर्लिन को भी ठीक उसी तरह आने को कहता है। लेकिन आर्लिन जब उस जगह से आने की कोशिश कर रहा था, ठीक तभी देखा जाता है कि बर्फ टूट जाती है और वो नीचे समा जाता है जहाँ समुद्र का बेहद ठंडा पानी था। हालांकि ओलिव तब दौड़कर आकर उसे खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में देखा जाता है कि समुद्र का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि पल भर में आर्लिन के दोनों पैर जमकर पूरी तरह से बर्फ हो जाते हैं। इसलिए आर्लिन अब किसी भी तरह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एक मोड़ पर आर्लिन समझ जाता है कि अब उसका अंजाम मौत के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए वो ओलिव से वहां से चले जाने को कहता है और ओलिव से उसने अपनी बहन के लिए जो चिट्ठी लिखवाई थी वो जैसे भी हो ओलिव को उसकी बहन तक पहुंचाने के लिए कहता है, तभी मरकर भी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ओलिव यहाँ किसी भी कीमत पर आर्लिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे समय में आर्लिन ओलिव को दिल से शुक्रिया अदा करता है इतने दिनों तक उसका इतना अच्छा दोस्त बने रहने के लिए। और वो आखिरी बार ओलिव से एक गुजारिश करता है कि ओलिव उसकी छोटी बहन को अपनी खुद की बहन की तरह संभाले। ये सब कहते कहते आर्लिन वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन ओलिव ये बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। आर्लिन के लिए उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जिस लड़के ने उसे लड़ना सिखाया, विरोध करना सिखाया और हिम्मत का रास्ता दिखाया, वही निडर लड़का आज उसे इस तरह रुलाकर चला जाएगा। ये बात वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ओलिव यहाँ फैसला लेता है कि वो आर्लिन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा, उसकी बहन तक उसकी चिट्ठी पहुंचाएगा और जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा। इसके लिए उसे जैसे भी हो जिंदा लौटकर जाना होगा। ये सब सोचते सोचते ओलिव के शरीर में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। इसीलिए उसके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद वो लगातार लगभग 3 महीने तक हजारों मील का सफर तय करके वहां से जिंदा लौट आता है और वो आर्लिन की बहन तक उसकी आखिरी चिट्ठी पहुंचा देता है और जिंदगी भर के लिए वो आर्लिन की छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा लेता है। इस घटना के बाद कई साल बीत जाते हैं। मौजूदा वक्त में हम ओलिव को देख पाते हैं। ओलिव अब बहुत बड़ा हो चुका है और वो भी अब आर्लिन की तरह जहाज के नाविक के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि ये आर्लिन का पसंदीदा पेशा था। और इतने सालों बाद भी वो आज तक आर्लिन को नहीं भूला है। जब भी वो समुद्र की तरफ देखता है तभी उसे आर्लिन की हर एक बात याद आ जाती है क्योंकि आर्लिन उसे सिखाकर गया है कि अन्याय के खिलाफ कैसे डटकर खड़ा होना है, कैसे दिल में हिम्मत रखकर हर रास्ते को पार करना है। और आर्लिन से सीखी हुई ये बातें वो जिंदगी भर मानता रहेगा। तो ऐसी ही एक खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।